नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं वीडियो 2018 के फर्स्ट डे यानी कि 22 तारीख का 22 दिसंबर फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट। ठीक है, फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट के। ठीक है, और जो बचे हुए हमारे 25 क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हम पहले कर चुके हैं। अब हम 26 से स्टार्ट करने वाले हैं और 50 तक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे, ये जो सीरीज चलाई जा रही है वो वीडियो री एग्ज़ाम, ठीक है, वीडियो री एग्ज़ाम प्लस JA 2022 के लिए। ठीक है दोस्तों, JA 2022 के लिए ये दोनों एग्ज़ाम के लिए इक्वली क्या होगी, फ़ायदेमंद होगी। ठीक है दोस्तों, और चलिएगा बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना हम आज का सेशन। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। आप यकीन मानिए, इसका फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि ये अपने मन से या कोई ऐसे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये आयोग के क्वेश्चन है सीधे एग्जाम में। और ये तो वैसे भी पिछली बार का आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट टाइम यही आया, इसके बाद कोई वीडियो का एग्जाम हुआ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा तो शुरू करते हैं अपना सेशन। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, यानी 26 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 25 तक हो गए थे हमारे, 26 क्वेश्चन है हमारा। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संयुक्त वाच्य। तो इन्होंने खुद कहा है कर्म के अनुसार, तो कौन सी वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य वाक्य हो जाएगा वो। ठीक है, चलिएगा अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में भविष्यत काल को पहचानिए। देखिए, जिसमें गागी क्या रहेगा, भविष्यत काल हो जाएगा। देखो, मैं कल घूमने जाऊंगी, इसमें है, इसमें था है और इसमें है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा 28। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? तू का आप, हम और ये। देखो, ये आप क्लियरली लगा सकते हैं, तू का तुम ही बनेगा। ठीक है, तू का तुम ही बनेगा, और इसके अलावा कोई सही आंसर है भी नहीं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 29। जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़े होते हैं, इनको कैसे वाक्य बोलते हैं? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधान वाक्य। तो दोस्तों, इन्हें को बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये कई वाक्यों को दो वाक्य जो होते हैं ना उन्हें जोड़ देते हैं ना, जैसे सूर्योदय हुआ और कुआसा यानी कि कोहरा जाता रहा, तो इस तरीके से और लगा कर उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 2-3 वाक्य और होते हैं, जैसे मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधान वाक्य। इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलो एक एक उदाहरण बता देते हैं। मिश्र वाक्य का उदाहरण देखिए, औरत जो वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है, तो ये मिश्र कर दिए, दो हैं, मेरी माँ है एक और जो वहाँ बैठी है, इस तरीके से वो वे से रिलेटेड करके अगर जोड़ा जाए तो वो मिश्र वाक्य। और सरल वाक्य तो सरल होता ही है, जैसे रोहन खेलता है, तो वो सरल वाक्य हो गया। विधान वाक्य कैसे? जो जिसमें किसी बात का बोध हो, ठीक है, होने का बोध हो, कोई काम हो गया हो, जैसे हम खाना खा चुके हैं, वो काम यह कर चुका है, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 क्वेश्चन। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार बताइए। तो इस वाक्य का जो प्रकार है, खेल रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, या निर्देशात्मक है, या आज्ञात्मक है? आप एक बताइए, आज्ञा तो ये दे नहीं रहे हैं। ठीक है, निषेध भी नहीं हो रहा है किसी चीज़ का। निषेध का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना किसी पर। ठीक है, मना कर रहे हूँ कि यहाँ मत खेलो, तब निषेधात्मक हो सकता था। प्रश्नवाचक भी नहीं है ये, तो ये कौन सा हो जाएगा? विधानात्मक। ठीक है ना, हमने अभी भी बताया था आपको, किसी बात के होने का बोध हो, यहाँ पर होने का हो रहा है ना, बच्चे खेलने का बोध हो रहा है। क्या बोध हो रहा है? खेलने का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिएगा तुमको मुझे, अगला क्वेश्चन है, तुमको मुझे पढ़ाना है, ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अशुद्ध अंश की पहचान कीजिए, इसमें से अशुद्ध बताना। तुमको, तो तुमको नहीं आएगा, तुम्हें मुझे पढ़ाना है, तो इसमें गलत क्या हो जाएगा? तुमको। क्या गलत हो जाएगा दोस्तों? तुमको गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, तो है क्या है इसमें? पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अल्पविराम है, या लाघव चिन्ह है? तो ये ये है पर नहीं है के बाद जो लगा हुआ है ना, ये डंडा, इस पर पूछा है आपका, तो आप सिंपली बता सकते हैं ये पूर्ण विराम है। कौन सा है? पूर्ण विराम। ठीक है, चलिएगा किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचती है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे बताइए। प्रश्नवाचक, अधोरेख, तिर्यक चिन्ह, कोष्टक। तो इसे देखिए, आप देखते भी समझ जाएंगे। अधोरेख,
यही इसका सही आंसर है। कोष्टक लगा हुआ होता नहीं है, ना ही प्रश्न लगा हुआ होता, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है, तिर्यक चिन्ह का भी कोई मतलब नहीं। यहाँ पर तिर्यक चिन्ह ये वाला होता है इस तरीके से, ये वाला भी नहीं है। तो किसी के नीचे लाइन खींचते हैं तो इस तरीके से खींचते हैं, इसे अधोरेख बोलते हैं। ठीक है, अधो मानी नीचे और रेख मानी रेखा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। तो सिंपल है, भ्रम को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब जब काम हो जाए, मुसीबत आ जाए, तब उसके बाद देख रहे हैं उसके बचाव के लिए। तो इसका मतलब संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ठीक, यही इसका सही आंसर है। पृथ्वी, तारों, ग्रहों आदि का स्थान इसके लिए क्या बोला जाएगा? समुद्र में होते हैं क्या ये? धरती, अंतरिक्ष, विश्व? तो ये सिंपल है, अंतरिक्ष। क्या है ये? अंतरिक्ष। यही इसका क्या है? सही आंसर है। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। समानार्थी जिसका अर्थ एक जैसे निकल रहे हों। तो व्यवहारिक, अव्यवहारिक, ये तो विलोम शब्द हो गए। शेर, शेरनी, ये भी विलोम शब्द हो गए। लड़का, लड़के, ये बहुवचन, एक वचन बहुवचन हो गया। पार्वती और माहेश्वरी, यही क्या है? समानार्थी हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, देवी, अम्बा यानी कि पार्वती। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? पूर्वी में बताइए। अवधी, जयपुरी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। तो आप देख रहे होंगे कि ये क्षेत्र जो हमारे ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं। ठीक है ना, ये छत्तीसगढ़ तो बिहार, उत्तर प्रदेश इसमें लगा हुआ है, इनसे जुड़ा हुआ है। ये जयपुरी जो है ये राजस्थान में। तो राजस्थान और कैसा प्रदेश है हमारा भारत का? ये पश्चिमी प्रदेश है। तो यही क्या हो जाएगा, जो भाषा नहीं बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो जो हिंदी भाषा बोलते हैं उसमें कौन सा राज्य नहीं है हिंदी भाषी के अंदर? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, इनमें से महाराष्ट्र हिंदी भाषी राज्य नहीं है, या मराठी लैंग्वेज बोली जाती है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे फिर बिहार में तो बिहारी बोली जाती है, झारखंड में भी भोजपुरी बोली जाती है, तो ये कैसे, मतलब बिहारी से मतलब भोजपुरी। ठीक है ना, ये भोजपुरी लैंग्वेज बोली जाती है। आधे उत्तर प्रदेश में भी भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, लखनऊ का उधर का क्षेत्र भोजपुरी में अच्छा खासा पारंगत है। तो इन्हें क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये हिंदी भाषी राज्य नहीं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगे हुए जितने भी 9 के 9 स्टेट है ना, 8+1 जो स्टेट हैं, ठीक है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ये सभी प्रदेश किस में आते हैं? हिंदी बेल्ट में आते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी बेल्ट में आते हैं। चलिएगा, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो आप इसे आराम से बता सकते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। और रामायण की पूछे तो चलिए इसका ऑप्शन आप किसमें कमेंट बॉक्स में बताइए, रामायण के रचयिता कौन है? अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए। ठीक है, डिजास्टर इज टू इन्वायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, डिजास्टर टू इन्वायरमेंट, पर्यावरण को हानि पहुंचाना क्या है? एक बड़ी समस्या है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक, चलिए। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। शिक्षा यानी कि एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ठीक, तो इसमें से आप सही देख लीजिए, मनुष्य जीवन की, आवर लाइफ, इसमें तो ह्यूमन लाइफ दे नहीं रखा, तो इसका जो बेटर आंसर होगा वो यही हो जाएगा हमारा, फाउंडेशन जो दे रखा है, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, हालांकि इसमें ह्यूमन लाइफ होना चाहिए था क्योंकि मनुष्य दे रखा है इन्होंने, तो वो कहीं इन्होंने कहीं दे नहीं रखा। तो ठीक है, चलिएगा, तो इसका सही एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा गद्यांश है, हालांकि हम गद्यांश ज़्यादातर छुड़वा देते हैं, लेकिन आज छोटा सा गद्यांश है, जिसे पढ़ लीजिए और फटाफट से आंसर दीजिए। 3-4 आंसर छोटे छोटे। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। भक्तिकाल के संत कबीर सूरदास को कौन नहीं जानता? भक्तिकाल के कृष्णोपासक सूरदास जी ने सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सूर, तुलसी, शशि, उडगन, केशवदास, वे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता यह है कि वे गेय पद हैं। उनकी अधिकतर रचना ब्रज भाषा में पाई जाती हैं, और कहीं कहीं क्या होता है, पर संस्कृत व फारसी के शब्द भी पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मांध थे, जन्मांध मतलब जन्म संधि थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वह सजीव है, ऐसा लगता ही नहीं कि वे जन्मांध थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में वे सदैव अमर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सूरदास जी से रिलेटेड आएंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपने अभी देखा था, पहले ऊपर स्टार्टिंग में दे रखा था 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। सूरदास जी के काल के संत कवि कौन से हैं? सूरदास जी के सूर तुलसी कवि अभी देखा था आपने, सॉरी, अच्छा, किस काल के संत कवि हैं? किस काल के संत कवि हैं? तो इसका जो सही आंसर है भक्ति काल, आदि काल, आधुनिक काल, रीति काल। तो ये किसके? भक्ति काल के। किसके हैं ये? भक्ति काल के, ठीक है ना, भक्ति काल को भी बांटा गया था। आप इसे देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो इनका बहुत इजी है। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। देखिए रमैनी आप समझिए, साखी शबद रमैनी, ये 3 किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं। साखी शबद रमैनी। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? कौन सा रस? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, शांत रस और भनायक रस। तो इन्होंने कोई भी रचना भनायक रस में नहीं लिखी है, ठीक है। इन्होंने वात्सल्य में लिखी थी, कृष्ण जी के बचपन का रूप किया था, शांत रस में, श्रृंगार रस में, ठीक है। ये कृष्ण जी के ऊपर ज़्यादा ही रचनाएं हैं इनकी, ठीक है। चलिएगा, अगला है आधे अधूरे। वो उसके क्वेश्चन यहीं तक थे। अगला जो हमारा जो अलग से क्वेश्चन है, ये आधे अधूरे किसकी विधा है? किस विधा की रचना है? कैसी है ये? कविता है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, क्या चीज़ है? तो ये आधे अधूरे जो है ये नाटक है। अच्छा, ये बताइए किसके द्वारा लिखित है? तो ये आधे अधूरे है मोहन राकेश के द्वारा। किसके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो अब जयद्रथ वध जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी? गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। इनकी कुछ जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से झंकार, भारत भारती, पंचवटी आदि इनकी क्या है? और साकेत, ये प्रमुख रचनाएं ना, आप याद रखना। 3-4 रचनाएं भी याद कर लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। आप एक बात देखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं दी गई थी। ज़्यादा ऐसा नहीं थी कि बहुत डीप में कहीं जाकर पूछा गया हो। जो इंपॉर्टेंट थी और जो प्रमुख कवि थे, ठीक है ना, उन्हीं के द्वारा लिखी रचनाएं दी गई थी पेपरों में। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, सुमित्रानंदन पंत, त्रिलोचन शास्त्री। छायावादी युग के आपको बताने हैं। तो छायावादी युग के थे सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को 2, 4, 5 या 3, ठीक है दोस्तों। आप बताइए इनमें से क्या आंसर है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 में। किस में? 4 में। आप अगर आपको नहीं भी आता ना ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपको फ्री का अंक मिलने वाला था। आप पीछे जाके देखिए, गद्यांश में इसका दे रखा था, ठीक है। गद्यांश में आपको दे रखा था इसके बारे में। देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभक्त किया गया था। ये समझ लो उनको फ्री का क्वेश्चन था, बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन। ये उसके पैराग्राफ के साथ भी नहीं था और इसमें भी ऐड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे, इसका सही आंसर 4 है। और ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन, ठीक है ना, जो हमारे जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसका फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके 25 क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, आप चैनल पर जाकर उसे देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अब मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और धन्यवाद।